ग्लोबल कंपनसेशन प्रैक्टिसेस। देखिए, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो बेटर हो सकता है कि आप वहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपनी नॉलेज अपनी स्किल्स का यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं, और उसके बदले ऑर्गेनाइजेशन आपको जो है सम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देती है। जैसे कि सैलरी दे दिया, कोई अलाउंस दे दिया, कोई जो है आपको स्टॉक ऑप्शन दे दिया, कोई इंसेंटिव दे दिया। तो वही चीज़ कंपनसेशन कहलाती है, यानी कि आपके काम करने के बदले आपको क्या ऑर्गेनाइजेशन ने बेनिफिट दिया है, दैट इज कंपनसेशन। यानी कि रिफर्स टू मॉनेटरी पेमेंट गिवन टू एन इंडिविजुअल इन एक्सचेंज फॉर देयर सर्विसेज। यानी कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्विसेज, अपनी नॉलेज, अपना जो स्किल्स है वो आप उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए यूटिलाइज करते हैं, तो उसके बदले आपको जो है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उसी को कंपनसेशन कहा जाता है। तो इट इंक्लूड्स मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स बोथ। इंक्लूड्स पेमेंट लाइक बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, ओवर टाइम पे, यानी कि आपने 6 घंटे का टाइम है, आपने 8 घंटे काम किया तो 2 घंटे का आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। रिकॉग्निशन अवार्ड, आपने कोई अच्छा काम किया तो आपको रिकॉग्निशन अवार्ड दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। एंड सेल्स कमीशन, यानी कि आपने किसी महीने में ज़्यादा सेल्स लेके आया, जो टारगेट था उससे ज़्यादा सेल्स ले आया तो आपको उसको कमीशन मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कंपनसेशन कैन ऑल्सो इंक्लूड नॉन मॉनेटरी पर, लाइक कंपनी पेड कार, यानी कंपनी आपको जो है आने जाने के लिए कार दे दिया, कंपनी पेड हाउसिंग, कंपनी ने आपको घर दे दिया, या फिर स्टॉक अपॉर्चुनिटीज़ में, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी आपको दे दी, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कंपनसेशन कहते हैं। क्लियर। तो नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी बेनिफिट दोनों होता है। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसको ये कंपनसेशन मिलता है उसके स्किल्स के, उसके सर्विसेज के एवज में, उसके बदले में। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि कंपनसेशन क्यों देती है जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनसेशन क्यों देते हैं। तो बट ऑब्वियसली होता है कि टू रिक्रूट एम्प्लॉय। भाई अगर आप कंपनसेशन दोगे नहीं, आप मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दोगे नहीं, तो आपके यहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए आएगा ही नहीं। तो टू रिक्रूट एम्प्लॉय, टू रिटेन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को रोक कर रखने के लिए, अगर आप उसको टाइम टू टाइम बोनस हो गया, टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स हो गए, बेनिफिट्स हो गए, रिकॉग्निशन अवार्ड हो गए, ये सब नहीं दोगे तो एम्प्लॉय आपके यहाँ पे रुकेगा नहीं। आप सैलरी बढ़ाओगे नहीं तो एम्प्लॉय आपके यहाँ रुकेगा नहीं, और वो चेंज करके कहीं दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा, आपके कंपटीटर के पास जा सकता है। टू फैसिलिटेट मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ग्लोबल के केस में बात करें, इंटरनेशनल एचआरएम में, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि होम कंट्री से एम्प्लॉय को होस्ट कंट्री में, यानी कि जो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के कोई सब्सिडरी ब्रांचेज है वहाँ पे एम्प्लॉय को भेजा जाता है। अब अगर आप जो है उसको उसके अकॉर्डिंग कंपनसेशन नहीं दोगे, उसके अकॉर्डिंग उसको मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दोगे, तो वो एम्प्लॉय जो है मोबिलाइज नहीं करेगा, यानी कि अपने होम कंट्री से होस्ट कंट्री में नहीं जाएगा, तो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो रुक जाता है। तो मोबिलिटी के लिए भी जो है कंपनसेशन जो है वो दिया जाता है, यानी कि जैसे होम कंट्री में उसको 30,000 मिल रहा था, तो जब वो उसको मोबिलाइज करके जो है सब्सिडरी ब्रांच में भेजा था, हो सकता है उसके बदले उसको 1 लाख मिलने लगे। क्यों? क्योंकि भाई दूसरी जगह जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी कंपनसेशन भी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरीके से टू मोटिवेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे, फुल परफॉर्मेंस दे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करे, तो उसके लिए भी जो है कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टू इन्हेंस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना गोल अचीव किसके थ्रू करेगा, ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू, और जब ह्यूमन रिसोर्स सही से काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। और ह्यूमन रिसोर्स कब सही से काम करेंगे, जब आप उनको जो है कंपनसेशन सही तरीके से दे रहे हो, चाहे वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो चाहे वो मॉनेटरी बेनिफिट हो, दोनों सही तरीके से अगर आप उनको कंपनसेट कर रहे हैं एम्प्लॉय को, तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या होगी, वो इंप्रूव होगी। अब बात कर लें कि जो कंपनसेशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले चीज़ है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी क्या होता है, देखिए बेसिक सैलरी एक मिनिमम सैलरी होता है, मिनिमम फिक्स्ड सैलरी होता है जो कि एम्प्लॉय को मिलता ही मिलता है। तो इट इज़ द मिनिमम fixed salary to be paid to all categories of employees like parent country national, host country national और other country national, यानी कि चाहे आप खुद के कंट्री के हो, चाहे आप होस्ट कंट्री के एम्प्लॉय हो, चाहे फिर आप किसी थर्ड कंट्री के एम्प्लॉय हो, आपको जो है मिनिमम उतनी सैलरी आपको मिलनी ही मिलनी है, जो कि बेसिक सैलरी कही जाती है। इट रिप्रेजेंट द कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज़ फॉर देयर स्किल्स, नॉलेज एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स, यानी कि उस जॉब को, किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी स्किल्स और नॉलेज चाहिए होती हैं, उसके बदले जो सैलरी दी जाती है उसको हम बेसिक सैलरी कहते हैं। तो ये क्या होता है, मिनिमम होता है और फिक्स्ड सैलरी होता है। क्लियर। बेसिक सैलरी। इसके अलावा क्या आता है, अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं, एक तरीके का ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है वो रेगुलर सैलरी, जो बेसिक सैलरी होती है उससे ओवर और एबव जो भी चीज़ें बेनिफिट्स देता है उसको हम अलाउंसेस कहते हैं। क्लियर। ए फाइनेंशियल बेनिफिट गिवन टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर ओवर एंड एबव द रेगुलर सैलरी, जो उसकी रेगुलर सैलरी है उसके ऊपर जो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, उसको अलाउंसेस कहते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस होता है क्या है कि लखनऊ में रहने का कॉस्ट और मुंबई में रहने
का कॉस्ट डिफरेंट है। यानी कि लखनऊ में आप जितना 20,000 रुपये कमा कर रह सकते हो उतना ही 40,000 रुपये अगर आप मुंबई में 50,000 रुपये मुंबई में कमा रहे हो तो वो इक्वल माना जाता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेज यानी कि अगर आप किसको ऐसी जगह पे भेज दिया जाता है जहाँ पे रहने का खर्चा ज़्यादा है तो उस केस में क्या होती है, कंपनी वो आपको एक्स्ट्रा सैलरी एक्स्ट्रा अलाउंसेज आपको पे करती है, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट पे करती है। इसी तरीके से हाउसिंग अलाउंसेज यानी कि आपको घर रहने के लिए आपको घर चाहिए होगा तो उसके लिए भी अलाउंसेज मिलता है। अगर आपको कंपनी के घर बने हुए हैं वहाँ मिल जाएगा, अगर घर नहीं बने तो उसके बदले आपको जो है पैसा मिल जाएगा, ठीक, आप रेंट पे ले सकते हैं। होम लीव अलाउंसेज यानी आपको घर पे छुट्टी पे जाना है तो उसके लिए जो भी आने जाने का खर्चा होता है उसके लिए जो है फाइनेंस जो है आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। एजुकेशनल अलाउंसेज यानी कि आपकी पढ़ाई के लिए या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है आपको एजुकेशन अलाउंसेज दिए जाते हैं। फीस जो है आपको रिफंड कर दी जाती है। रिलोकेशन अलाउंसेज यानी कि जब आपको रिलोकेट किया जाता है, सपोज करके आप होम कंट्री में अभी तक जॉब कर रहे थे, अब आपको जो है एक्सपाट्रिएट कर दिया गया है और आपको बोला गया है कि आप अमेरिका में जाके जो है उसकी सब्सिडरी ब्रांच में काम करिए, तो अब आपको यहाँ से वहाँ रिलोकेट किया जा रहा है। तो इसमें जो भी खर्चा आएगा रिलोकेट करने में वो उसके लिए जो है आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है उसको रिलोकेशन अलाउंसेज कहते हैं। इसी तरीके से आता है टैक्स इक्वलाइजेशन अलाउंसेज। टैक्स इक्वलाइजेशन क्या होता है कि कई सारे कंट्रीज ऐसे जहाँ पे टैक्स जो है इनकम टैक्स जो लगता है वो सस्ता कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कम होता है, वहीं पे कई सारे ऐसे कंट्रीज जहाँ पे इनकम टैक्स रेट क्या होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस केस में क्या करते हैं कि अगर आप ऐसी कंट्री से जा रहे हैं जहाँ पे टैक्स रेट कम है और ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे टैक्स रेट ज़्यादा है तो उस केस में आपको जो है कंपनी अलाउंस प्रोवाइड करती है, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो आपका टैक्स बर्डन है वो इक्वली रहेगा। यानी कि आप चाहे होम कंट्री में रहते चाहे होस्ट कंट्री में रहते आपको टैक्स इक्वली जो है उतना ही पड़ेगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको टैक्स उतना ही पड़ना है जितना पहले पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि आपको जो है कंपनी ने टैक्स इक्वलाइजेशन अलाउंस दे दिया है। क्लियर। अब बात कर लें दूसरे टर्म्स कंपोनेंट्स की, दैट इज ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होता है कि जब आप कहीं किसी कंपनी में बहुत सालों तक काम कर रहे हो तो जब रिटायर होते हैं तो आपको जो है एक लमसम अमाउंट मिलता है, तो उसको ग्रेचुटी कहते हैं। क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट है विच इनकरेज द एम्प्लॉय टू वर्क विथ सेम एमएनसी टिल द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अप टू द रिटायरमेंट। यानी कि आप अपने रिटायरमेंट की एज तक या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने तक जब आप किसी कंपनी में एमएनसी में काम करते हैं तो आपको ग्रेचुटी मिलती है, एक लमसम अमाउंट मिलता है। तो ये क्यों दिया जाता है? ये इसीलिए दिया जाता है ताकि जो एम्प्लॉय हो बीच में आपको छोड़ के ना जाए। तो ग्रेचुटी हो गया, कंपनसेशन का पार्ट हो गया। इसी तरीके से पेंशन, तो नॉर्मली जो है एमएनसीज में बहुत ही कम लोग पेंशन प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि पेंशन जब आप रिटायर हो जाएगा तो हर महीने भी आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अमाउंट जो है आपकी हो सकता है कि जो बेसिक सैलरी थी उसका 50% आपको जो है हर महीने मिलता रहे। हार्डशिप प्रीमियम होता है। हार्डशिप प्रीमियम भी ये भी कंपनसेशन का पार्ट होता है। क्या होता है कि बहुत बार आपको ऐसी कंट्रीज में भेज दिया जाता है जहाँ पे रहना काफ़ी टफ होता है, जैसे इराक या फिर कोई ऐसी कंट्री जहाँ पे आए दिन जो हमले हो रहे हैं या फिर आतंकवादी हमले होते हैं, वहाँ पे रहना जो है बहुत टफ है। तो उसके लिए जो है कंपनी आपको अलग से कंपनसेशन प्रोवाइड करती है, तो उसको हम कहते हैं हार्डशिप प्रीमियम टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉय फॉर हार्ड जॉब एज वेल एज जॉब इन कंट्रीज विथ हार्डशिप। यानी कि ऐसी कंट्री में आप जा रहे हो जहाँ पे रहना खाना फिर मुश्किल है, वहाँ पे आपको जॉब करने के लिए भेजा जाए तो उसके लिए प्रीमियम मिलेगा। या फिर कोई ऐसा जॉब जो कि परफॉर्म करने के लिए बहुत कठिन काम है, जैसे कि रिफाइनरी में हो गया या फिर कोयले का खदान में आपको घुसने के लिए बोल दिया गया, तो वहाँ पे जो है आपको उसके लिए बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है, तो इसको हार्डशिप प्रीमियम कहते हैं। क्लियर। अब जो कंपनसेशन दिया जाता है उसके लिए अलग अलग अप्रोचेज हैं या थ्योरीज हैं। किसके लिए? इंटरनेशनल कंपनसेशन के लिए, कि किस बेसिस पे जो है ये कंपनसेशन फिक्स किया जाता है। क्लियर। अभी आपने जो देखा वो क्या था कि कंपनसेशन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे बेसिक सैलरी, अलाउंसेज हो गए, ग्रेचुटी हो गया, हार्डशिप प्रीमियम हो गया। तो अब जो ये कंपनसेशन फिक्स किया जाता है वो किस बेसिस पर फिक्स किया जाता है, यहाँ पे थ्योरीज और उसके लिए अलग अलग अप्रोचेज हैं। तो सबसे पहला है लोकलाइजेशन अप्रोच। देखिए लोकलाइजेशन अप्रोच को हम गोइंग रेट या मार्केट रेट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एमएनसी होती है वो डिटरमाइन करती है अपना कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी लेवल फॉर सिमिलर जॉब इन कंपेरेबल ऑर्गेनाइजेशन इन दी होस्ट कंट्री। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि सिटी बैंक है। सिटी बैंक क्या है? वो अमेरिकन कंपनी है। क्लियर। तो अमेरिकन कंपनी है, अब उसको जो है उसने इंडिया में ब्रांच खोल रखा है, तो इंडिया में जो भी उसके एम्प्लॉय होंगे उनको क्या कंपनसेशन मिलेगा वो कैसे डिसाइड होगा? तो लोकलाइजेशन अप्रोच के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि इंडिया में जो इंडियन बैंक्स हैं वो अपने एम्प्लॉय को कितनी कंपनसेशन कैसे कंपनसेट कर रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो अमेरिकन कंपनीज का ब्रांच है इंडिया में वो भी उसी के अकॉर्डिंग पे करेगी। क्लियर। सपोज कि
आईसीआईसीआई बैंक है इंडिया में, तो वो अपने इंडियन एम्प्लॉय को जो है 50,000 पर मंथ दे रही है। क्लियर। तो इस केस में क्या होगा कि जो अमेरिकन कंपनी का जो ब्रांच इंडिया में खुला है तो उसमें जो काम कर रहे होंगे उनको भी 50,000 कंपनसेट किया जाएगा। तो इसको कहते हैं लोकलाइजेशन अप्रोच, यानी कि जहां पे कंपनी का सब्सिडरी ब्रांच ओपन है वहां के जो लोग जैसे दे रहे हैं उसी तरीके से जो है फॉरेन कंपनी भी देगी। उसके बाद दूसरा अप्रोच है नेगोशिएशन और बार्गेनिंग अप्रोच। नाम से क्लियर है कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जो है वो नेगोशिएट करते हैं। अंडर दिस अप्रोच एमएनसी डिटरमाइन कंपनसेशन पैकेज थ्रू म्यूचुअल नेगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर बैठते हैं और वो नेगोशिएट करते हैं कि हाँ मुझे उस जगह पे काम करने के लिए भेजा जा रहा है तो मुझे इतनी कम से कम इतना कंपनसेशन चाहिए, इतनी सैलरी चाहिए। तो ये क्या होता है कि जब आपको मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज हो, वहाँ पे क्या कंपनसेशन मिल रहा है, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है, तो उसको जब आपको पता हो तभी आप नेगोशिएट करें तो ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद है लमसम अप्रोच। लमसम अप्रोच में क्या होता है कि अंडर दिस अप्रोच एमएनसी डिटरमाइन द कंपनसेशन एज अ लमसम अमाउंट व्हिच इंक्लूड बेसिक सैलरी एंड ऑल काइंड ऑफ अलाउंसेज एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या हो जाता है कि आप ये बोला जाता है कि आपको टोटल 1.5 लाख रुपए मिलेगा, उसके अलावा कोई भी अलाउंसेज वगैरह अलग से नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि लमसम यानी कि आपको बेसिक सैलरी प्लस जो भी अलाउंसेज मिलने हैं वो प्लस कोई और बेनिफिट है तो वो सबको मिला जुला के एक अमाउंट बता दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी, बस उसके अलावा कोई अलग से बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आप उसी पैसे में अपना पूरा सारा कुछ मैनेज करेंगे। तो दैट इज लमसम अप्रोच। क्लियर। बाकी पहले क्या होता था कि आपको बेसिक सैलरी मिलती, कुछ अलाउंसेज मिलते, कुछ हार्डशिप प्रीमियम मिलता, लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या बोला लमसम में कि आपको कंप्लीट जो अमाउंट है 1.5 लाख है वही आपका सब कुछ है, उसमें आपको सब कुछ मैनेज करना है। नेक्स्ट जो अप्रोच है फिर थ्योरी है दैट इज बैलेंस शीट अप्रोच। बैलेंस शीट अप्रोच नाम से क्लियर कि बैलेंस किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एमएनसी ट्राई टू बैलेंस द होम कंट्री सैलरी एंड इनकन्वीनियंसेस एंड हार्डशिप फेस्ड बाय एक्सपेट्रिएट इन द होस्ट कंट्री बाय प्रोवाइडिंग हाई सैलरी एंड अदर बेनिफिट एंड अलाउंसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैलेंस किया जा रहा है कि होम कंट्री में आप रहते थे तो आपको 40,000 मिलता था, लेकिन अब आप होस्ट कंट्री में चले गए तो वहाँ पे आपको बहुत सारी कुछ इनकन्वीनियंस भी होंगी, कोई परेशानियाँ झेलनी पड़ी होंगी, वहाँ पे हार्डशिप जो है आपको फेस करना पड़ा होगा। तो उसकी वजह से क्या किया कि आपकी सैलरी बढ़ा दी गई। तो होम कंट्री में 50,000 थी, तब आप जब होस्ट कंट्री में जॉब करने जाओगे तो वहाँ पे आपको 1 लाख दे देगी। तो बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। तो एमएनसी ऑफर हायर सैलरी देन दैट ऑफ होम कंट्री एंड गिव बेनिफिट एंड अलाउंसेज लाइक टैक्स इक्वलाइजेशन अलाउंस, एक्सचेंज रेट प्रोटेक्शन अलाउंस, रिलोकेशन अलाउंस, एजुकेशनल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। तो यानी कि डिफरेंट टाइप के अलाउंसेज जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो दैट इज बैलेंस शीट अप्रोच। यहाँ पे क्या हुआ कि आपके जो भी आपका इनकन्वीनियंस हो रहा है एक्सपेट्रिएट की वजह से या फिर हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है एक्सपेट्रिएशन की वजह से, उसके बदले आपको हाइक सैलरी मिलती है और उसके अलावा आपको अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट अप्रोच है क्लस्टर सिस्टम अप्रोच। क्लस्टर सिस्टम अप्रोच में क्या होता है कि एमएनसी कैटेगराइज कंट्रीज और सिटीज इनटू क्लस्टर बेस्ड ऑन कॉमन फैक्टर लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग और हार्डशिप और डेंजर लेवल, देन कंपनी डिटरमाइन मोर और लेस सेम कंपनसेशन फॉर द जॉब विद इन द क्लस्टर ऑफ सिटीज और कंट्रीज। तो आप सपोज करिए कि इंडिया में है तो इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ हैं, तो इंडिया में क्या करती है कंपनीज कि इंडिया में जितने भी सिटीज़ हैं सबको एक क्लस्टर मान लिया गया और इंडिया की किसी भी सिटीज़ में आप अगर आपको एक्सपेट्रिएट किया जाता है तो आपको सेम लेवल का कंपनसेशन दिया जाएगा। तो दैट इज क्लस्टर सिस्टम। इसी तरीके से आपको ये बोला गया कि एशिया रीजन में जितने भी कंट्रीज़ हैं, एशिया में आपको किसी भी कंट्रीज में भेजा दिया जाएगा, आपको जो है सेम कॉमन कंपनसेशन मिलेगा। तो दैट इज क्लस्टर सिस्टम। इसी तरीके से आता है ग्लोबल अप्रोच। ग्लोबल अप्रोच में क्या होता है कि सम जॉब्स हैव सेम रिक्वायरमेंट विथ रिगार्ड टू स्किल, नॉलेज एंड कंपिटेंसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जहां पे आपको वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाइए सेम लेवल का स्किल, सेम लेवल का नॉलेज, सेम लेवल की कंपिटेंसी चाहिए होती है। तो इस केस में क्या होता है कि अंडर ग्लोबल अप्रोच एमएनसी डिटरमाइंड यूनिफॉर्म पे स्केल फॉर सब जॉब थ्रू आउट ऑल कंट्रीज ऑफ ऑपरेशन। यानी कि किसी भी कंट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत जगह पे सब्सिडीज हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि कॉमन कंपनसेशन होगा। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ कॉमन कंपनसेशन होगा। यहाँ पे एरिया वाइज या क्लस्टर वाइज नहीं बनाया गया, यहाँ पे ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे चले जाओ सेम लेवल का आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। तो दैट इज ग्लोबल अप्रोच। और वहीं पे आता है एक परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन अप्रोच। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसी आपको परफॉर्मेंस होगी, जैसा एक्सपेट्रिएट का परफॉर्मेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है उसको कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये डिफरेंट थ्योरीज
चीज़ें हैं, अप्रोच हैं जिसके थ्रू इंटरनेशनल कंपनसेशन को फिक्स किया जाता है कि एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन देना है और क्या क्या अलाउंसेस देने हैं। अब बात कर लें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनेशनल कंपनसेशन मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल कंपनसेशन को जब डिसाइड किया जाता है कि कितना कंपनसेशन देना है, क्या सैलरी होगी, क्या अलाउंसेज होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, तो उनको जो है कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो उसमें से कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। तो एमएनसीज के जो इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कंपनसेशन को, उनमें से कौन है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड गोल। कंपनी का ऑब्जेक्टिव और गोल क्या है वो डिसाइड करेगा कि कंपनसेशन कितना होगा, कैसे होगा, क्या अलाउंसेज मिलेंगे, क्या अलाउंसेज नहीं मिलेंगे। दूसरा है एबिलिटी टू पे, क्या कंपनी अफोर्ड कर पाएगी उतना कि नहीं कर पाएगी। तीसरा है कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, यानी कि कंपनी अपने कंपनसेशन को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करती है ताकि आपके यहाँ से एम्प्लॉय छोड़ के कहीं दूसरे किसी कंपटीटर के पास ना जाए। तो कंपनसेशन को यहाँ पे भी होता है, इसी वजह से कई सारे कंपनीज क्या करती हैं, अपने कंपनसेशन को हाई रखती हैं, अच्छा रखती हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस कैसा है, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनसेशन, आपको जो सैलरी मिलेगी, जो अलाउंसेस मिलेंगे वो कितना मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। वहीं पे रोल ऑफ सब्सिडरीज, यानी कि जो सब्सिडरीज जहाँ पे आपको भेजा जा रहा है, सपोज करिए कि आपको अमेरिका की सब्सिडरी में भेजा जा रहा है या श्रीलंका की सब्सिडरी में भेजा जा रहा है, और उन दोनों का रोल क्या है, कहाँ से कितना बेनिफिट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी जो है आपकी कंपनसेशन डिसाइड की जाएगी। वहीं पे इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। पेरेंट कंट्री फैक्टर, यानी कि एमएनसीज हेडक्वार्टर कंट्री कौन सी है, उसका कल्चर, वैल्यू, एटीट्यूड, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, वहाँ वो जो है कंपनसेशन पैकेज को अफेक्ट करते हैं। लाइक कोका कोला यूएस बेस्ड एमएनसी डिज़ाइन इट्स सैलरी पैकेज फॉर इट्स सब्सिडरीज बेस्ड ऑन इट्स यूएस सैलरी पैकेज, यानी कि यूएस में सैलरी पैकेज क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है वो बाकी सब्सिडीज के लिए भी पैकेज को डिसाइड करता है। तो ये पेरेंट कंट्री फैक्टर भी जो है कहीं ना कहीं कंपनसेशन को अफेक्ट डालती हैं। लेबर मार्केट कंडीशन कैसा है, यानी कि डिमांड और सप्लाई कैसा है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ का और उनके स्किल और नॉलेज के अकॉर्डिंग, वो भी जो है कंपनसेशन को अफेक्ट डालता है। गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशंस क्या हैं, मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, गवर्नमेंट द्वारा कई बार फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतनी सैलरी कम से कम देनी है, तो वो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन क्या है उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। लोकल कंडीशंस कैसे हैं उसका भी इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि हाउसिंग, मेडिकल, एजुकेशन, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, इन सब पे कितना खर्चा आता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, तो उसके बेसिस पे भी जो है कंपनसेशन जो है अफेक्ट चेंज होता रहता है, कहीं पे कम होगा तो कहीं पे ज़्यादा होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इंडस्ट्री, यानी कि किस इंडस्ट्री में बिलोंग करता है। अब अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री से हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हैं, हेल्थ सर्विसेज से हैं, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनसेशन पैकेज जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन उसी के बदले बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहाँ पे कंपनसेशन क्या होता है, नॉर्मली कम होता है। तो इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है कि किस इंडस्ट्री में हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कंपनसेशन ज़्यादा या फिर कम हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनसेशन को अफेक्ट डालते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।